नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6 2023 का पेपर जो था उसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन संख्या आई थिंक 15 क्वेश्चनों को डिकोड करना और उसके बाद हम आंसर कैसे लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट का इधर से उधर होगा वो बता सकते हो, बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखते ही होगे, तो आपको जिसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना हो किसी का भी उठा लेना, फिर आप देखना कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसको लिखा कैसे गया है कहीं भी, क्योंकि आपके पास बुक्स तो होंगी ही, आपने लिया होगा किसी ना किसी का, तो कि ये पेपर भी आपने देखा होगा या ऑनलाइन चेक कर लेना आप। तो और फिर जो मैं ये करा रहा हूँ तो आप इसको देख लेना, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन डिकोड करो। उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए, तो इस जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यूपीएससी में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइप से इसमें कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, इसका फोकस पॉइंट क्या है? फोकस पॉइंट है बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा। तो ये इस मूवी के सलमान खान है, तो इनकी एंट्री करानी पड़ेगी आपको, फोकस भी इसी पर रखना पड़ेगा। जैव ऊर्जा विकास के लिए तो जो बायो एनर्जी है ये फोकस पॉइंट है, और इस फोकस पॉइंट पे भी ये क्या क्या पूछ रहे हैं कि जैव ऊर्जा से के विकास के लिए जो वर्तमान पहले चल रही हैं वो, जैव ऊर्जा की भविष्य की संभावना क्या है, मतलब फोकस पॉइंट यही है, इससे संबंधित पहले, इससे संबंधित भविष्य की संभावनाएं। जब ये बताएंगे दोनों संभावनाओं को और पहलों को, उसके बाद कह रहा है कि इनका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और आलोचनात्मक विश्लेषण में क्या है कि ये पहले जो चल रही हैं इनकी भी चुनौतियां बतानी है, जो संभावना है उस संभावनाओं में भी क्या चुनौतियां हैं वो बतानी है, इसका विश्लेषण करना है हमको। तो कितने पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं? पहलों को बताना है, संभावनाओं को बताना है, उसकी आलोचना भी करनी है। उसके बाद आलोचना करने के बाद हमने बताया जब भी चुनौतियां बताओ आप आलोचना करो किसी चीज़ की, तो उसमें समाधान भी दे दो 2-4, उससे देते हुए आंसर को कंक्लूड करो। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, तो फॉर्मेट आईबीसी रहता है। ठीक है, शब्द सीमा 200 रहती है, लेकिन मैं जहाँ ये आंसर करा रहा हूँ तो एक प्रकार से ये मान लो कि मॉडल आंसर के तौर पे दे रहा हूँ। अगर इसका 60 से 70% हमको बॉडी पार्ट का याद रहेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वो हम कर लेते हैं, कंटेंट आता है हमारा बॉडी पार्ट में, तो उसका अगर 60 से 70% याद रहे लिखने के टाइम पे तो काफ़ी है, क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। चलिए देख लेते हैं। तो आईबीसी फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन हमने बॉडी जब देखा क्वेश्चन तो जैव ऊर्जा के ऊपर हमने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखिए कि जैव ऊर्जा, जैव ईंधन मतलब बायोमास, जैसे बायोमास क्या होता है, जैसे कि कृषि और वन उत्पादों के अवशेष और अपशिष्ट, जैविक नगरपालिका अपशिष्ट, कम अप्रत्यक्ष भूमि उपयोग, जोखिम वाली ऊर्जा फसलें आदि को ऊष्मा, बिजली, परिवहन ईंधन आदि में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो बेसिकली बायोमास को ऊर्जा में बदल देना, बायोमास को ऊर्जा में चेंज कर देना, वही आपकी क्या है, जैव ऊर्जा है। और ये एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, एक परंपरागत है जो जीवाश्म आधारित है, और जीवाश्म आधारित से हटाने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, कार्बन उत्सर्जन की कमी आए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है जैव ऊर्जा, तो इसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जैव ऊर्जा के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न पहले की हैं, क्योंकि अगला पॉइंट क्या था हमारा कि वर्तमान पहले क्या है, तो देख लेते हैं वर्तमान पहले क्या है। जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहले, पहला है कि जैव ऊर्जा नीति 2022 बनाई गई।
जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों में आप देखोगे कि जैव ऊर्जा नीति 2022 यूपी की बनाई गई। इसका लक्ष्य रहा संपीड़ित जैव ऊर्जा प्लांट लगाना, मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, जैव डीजल उत्पादन करना, जैव कोयले का उत्पादन बढ़ाना, ये संबंधित हैं। वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है जैव ऊर्जा विकास के लिए, जैसे जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रदान, ये वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे 10 वर्षों तक 100% मुफ्त बिजली दी जा रही है, 30 वर्षों के लिए 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर पट्टे की पेशकश की जा रही है। ठीक, ये वित्तीय प्रोत्साहन है। इस तरीके से राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन के तहत राज्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में योगदान दिया जा रहा है। अब ये आपको मालूम ही होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, इंडिया के टारगेट हैं इससे रिलेटेड कुछ। गोवर्धन योजना चलाई जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना करेगा। गोवर्धन योजना के तहत आप देख सकते हो इसको। वेस्ट टू एनर्जी, जो आप वेस्ट समझते हो, जिसको फेंक देते हो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, तो वेस्ट टू एनर्जी पहल चलाना है ना। सरकार ऊर्जा क्षेत्र में विविधता ला रही है। अब विविधता का मतलब यही है कि अब सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही हम निर्भर नहीं रहना चाहते। हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो जब बायोमास एनर्जी भी आ गई, तो ये सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में क्या ला रही है, विविधता ला रही है। ये प्रयास है, पहले चल रही है। ठीक है, उपरोक्त प्रयास पर्यावरण संतुलन और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। आखिर हम कर तो विश्लेषण ही रहे हैं ना पहलों का, तो उस पहल का विश्लेषण करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी प्रयास हमने ऊपर बताए आपको, ये पहले जो ऊपर बताई, वो पर्यावरण संतुलन और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों के प्रति सरकार की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो उसी क्वेश्चन का पार्ट था वो है भविष्य की संभावनाएं। ठीक है, तो भविष्य की संभावनाओं में आप क्या देखते हो? ऊर्जा सुरक्षा में योगदान। उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हो कि कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है यूपी का, और कृषि में बहुत सारी खेती ऐसी है जिसमें हम नंबर बनाते हैं। जैसे आलू में नंबर 1 है हम, गन्ने की खेती में नंबर 1 है हम। और गन्ने की खेती का इस्तेमाल किस में होता है, गन्ने का इस्तेमाल किस में होता है, इथेनॉल बनाने में। तो उस प्रकार से जब भविष्य की संभावना किसी चीज़ की हमें बतानी होती है कि इसकी भविष्य की संभावनाएं क्या है, अब मैं कहूँगा अपने आप को ले लूँगा विवेक की एसडीएम या डीएसपी बनने की संभावना कितनी है, तो आप देखोगे कि ये बंदा कितना अभी तक पढ़ा हुआ है, या इसने पीटी कभी निकाला है कि नहीं निकाला, ये मेंस कैसा लिख लेगा। तो संभावना प्रेजेंट स्टेटस भी बताते हो उसमें, आप उसकी संभावनाओं का जब बताते हो तो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और ये क्या कर सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसको करने की, इस टाइप से। जैसे कहें कि इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने की संभावना है बताओ, तो आप उसकी टीम देखोगे कैसे कैसे परफॉर्म, देखोगे कैसे चल रही है कि नहीं चल रही, कहीं बुमराह बाहर तो नहीं है बॉलिंग में, तो वो सब देख करके, और वो जो है इलेक्शन, वो क्या कहते हैं, मैच हो कहाँ रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, उस टाइप से। तो ये भविष्य की संभावना पूछ रहा है, बायो एनर्जी की भविष्य की संभावना है। प्रेजेंट स्टेटस यूपी में क्या है वो बता सकते हो, और भविष्य में वो किस किस चीज़ को टैकल कर सकता है। तो जैसे ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा, कैसे, राज्य की बढ़ती मांगों को पूरा करने में जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण हो सकती है ना, भविष्य की संभावना में तो शक्ति ही जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा में योगदान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, है ना, वैश्विक और अनुसंधान में निवेश, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग, ये इस तरीके से पॉइंट बना दिए। तो पर्यावरण संरक्षण देखिए, पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होगी, पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा, और पराली जलाने की जो समस्या है उसका समाधान भी मिल जाएगा। कृषि और पशुपालन अपशिष्ट का प्रयोग, रोजगार सृजन, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। वैश्विक निवेश और अनुसंधान, जैव ऊर्जा परियोजनाओं में विदेशी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने की संभावना है। संभावना तो है ही है, संभावना ही तो पूछ रहे हैं, भविष्य की संभावना। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग, जैसे SDG 7 अफोर्डेबल एनर्जी वाला है ना ये, तो SDG 7 को प्राप्त करने में भी सहयोग देगा ये, बायो एनर्जी से संबंधित जितनी पहले। ठीक है, तो ये हमने भविष्य की संभावनाएं देख ली, लेकिन एंड में वो क्वेश्चन को आप देखोगे तो विश्लेषण करा रहा है, वो भी कैसा, आलोचनात्मक।
जब आलोचनात्मक पूछी है तो आप किसी चीज़ को बता रहे हो कि भविष्य की संभावना में आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए सारे, है ना, बताए कि नहीं, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये, ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग करना, पर्यावरण संरक्षण देना, वैश्विक निवेश अनुसंधान। अब चुनौतियाँ बताएंगे हम, आलोचनात्मक परीक्षण कराएगा, विश्लेषण कराएगा, तो उसमें चुनौतियाँ आपको बतानी होंगी। जैसे जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना महंगी है, महंगी है। अगर आप बायो एनर्जी, जो आपने प्लांट की बात करी जैव ऊर्जा नीति के तहत 2022 में, कि सीबीजी प्लांट लगाएंगे, अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी लगाई जाती है तो महंगी पड़ती है। तो सबसे पहली चुनौती तो लागत की है ना, महंगी है तो लागत ज़्यादा आएगी। प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की कमी, अब नई टेक्नोलॉजी लगाने के लिए टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत है ही है, और स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, नवाचारों की ज़रूरत होती है, तभी तो उसमें हमने वो संभावना होता है अनुसंधान वगैरह विदेशी निवेश के लिए। तो प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की कमी, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव, ये सबसे लास्ट का पॉइंट है। हालांकि अब पूरे में तो ऐसे लग रहा है कौन सा लास्ट कौन सा फर्स्ट। परियोजनाओं में देरी और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता, कोई भी अगर हम योजना लेके आते हैं तो सरकार की प्रक्रियाएं, आपको मालूम है सरकारी काम कैसे होते हैं, तो उसकी जटिलता है और परियोजना में देरी होती है, तो उससे लागत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों, क्या ऊर्जा के अन्य स्रोतों से कड़ी स्पर्धा। अब बायोमास एनर्जी है, ऊर्जा के अन्य स्रोत आपको मालूम है कि सोलर एनर्जी वाला ज़्यादा काम चल रहा है, वो है। और भी फिर परंपरागत एनर्जी के सोर्स आप इस्तेमाल करते हो, कोयले का जैसे अभी तक इस्तेमाल होना है वो कभी हटाया नहीं गया, आज भी धनाधन खुदाई होती है। तो वो सोर्स है। तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों से कड़ी स्पर्धा है, बिल्कुल। इतना जब हमने बता दिया चुनौतियाँ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें आपको आगे की राह बतानी होगी। आगे की राह में थोड़े से 2-4 सॉल्यूशन दे करके क्वेश्चन को कंक्लूड कर दोगे। जैसे नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन देना, जैसे लाभकारी सब्सिडी देना, कर रियायतें दे देना, लंबी अवधि की खरीद गारंटी ले लेना, लाइसेंसिंग और मंजूरी प्रक्रिया को सरल बना देना। तो ये कुछ नीतिगत सुधार दे सकते हो आप। प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रोत्साहन, निजी निवेश को बढ़ावा देना, सकारात्मक दृष्टिकोण और निगरानी रखना। बेसिकली जब भी आगे की राह बताओ तो जो चुनौतियां आपने बताई हैं, उन चुनौतियों में जो भी आपने चुनौती बताई है उसका समाधान बता दो, वही है, ठीक है। और निष्कर्ष डाल दोगे। देखो निष्कर्ष जब मैं ऐसे लिख के तो मैं दे देता हूँ, तो ये निष्कर्ष इस तरीके से नहीं देना होता है। हाँ, मैंने ये पॉइंट ही डालता हूँ खाली कि इन पॉइंटों का इस्तेमाल आप अपने निष्कर्ष में कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो। पीछे के क्वेश्चन देख लेना जितने ही मैंने कराया कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। इन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है आपको अपने कंक्लूजन में, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, भाई अगर बायो एनर्जी प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे, जैसे सोलर एनर्जी की नीति देखो आप यूपी की, तो 22 गीगावाट आई थिंक कोई टारगेट है सोलर एनर्जी का, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है सतत विकास लक्ष्यों को भी पूरा करना है। तो उसमें क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, बायो एनर्जी पे विकास की पहले अगर हम सही से क्रियान्वयन उनका कर सकें तो। कृषि संकट समाधान, अब कृषि संकट समाधान तो मैं देखा ही, पराली वगैरह जलाते हैं हम, और दूसरा कहीं सूखा पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसके दाम सस्ते हो जाते हैं, किसानों को उसका नुकसान होता है। जब ये दूसरा आपको एनर्जी वाला सेक्टर मिल गया कि देखो खाद्य सुरक्षा भी हो जाएगी और एनर्जी में अपनी प्रोडक्शन को बेच करके वहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, तो कृषि संकट समाधान, रोजगार सृजन तो होगा ही होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम ऊपर पॉइंट बता चुके हैं, तो पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है ये। और राज्य जो अपना स्टेट इकोनॉमी है, वो राज्य ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा, हरित प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ मैंने कीवर्ड उठा लिए। SDG 7 का ऊपर जिक्र किया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है ये। तो इनमें से कीवर्ड उठाइए आप 2-4 और आप अपना निष्कर्ष समाप्त कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। और क्वेश्चन आप देख लो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखा गया है, वह मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त लगा गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से लिखा है, टैकल किया है, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ किया था क्या इसमें, नहीं किया, किया है। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन को अगर पूरा देखो, इस छोटा सा बायो खाका अगर हम दें, जैसे किसी भवन की बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हैं, उससे पहले हम उसका डाटा और स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो कैसे, इंट्रोडक्शन में बायो एनर्जी की परिभाषा, प्रेजेंट स्टेटस इन बायो एनर्जी ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का जो प्रेजेंट स्टेटस है इन बायो एनर्जी में वो आप यहाँ जता सकते हो अभी बॉडी पार्ट पे जाने से पहले, है ना। इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस बायो एनर्जी में यूपी का क्या है उसका थोड़ा बहुत डाटा दे करके, डाटा दे सके अगर डाटा है आपके पास तो, है ना।
उसके बाद बॉडी पार्ट में एंट्री मारते हैं तो बॉडी पार्ट में कई भाग हैं, उन पर चर्चा करना जरूरी है और सबको बेसिकली नंबर बराबर ही हैं। प्रमुख वर्तमान पहले जो बताओगे उसको भी लगभग उतना ही वेटेज देना है जितनी आप संभावनाएं बताओगे। तो संभावनाओं में कृषि उत्पादन, लाइव स्टॉक ज़्यादा होना अदर। तो कृषि उत्पादन में हम आगे हैं, पशुपालन में भी हमारे पास पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये संभावनाएं हैं। उसके बाद जो मैंने पॉइंट ऊपर बताए थे वो जिक्र कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट चुनौतियों पे आप आओगे और चौथा पॉइंट है आगे की राह। ये बॉडी पार्ट के हिस्से हैं। तुम चुनौतियों को थोड़ा कम बता सकते हो। कभी भी हम आंसर लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज़ की संभावनाएं बताई कि इसके फ़ायदे तो 4 हैं और चुनौतियां आपने बता दी 10 भर के, नहीं, ये बैलेंसिंग आंसर नहीं है। चुनौतियां कम बताओ। आपने अगर भविष्य की संभावना बताई है, पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके बताए हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके पास होने चाहिए ज़्यादा, 6, 7, 8 उस तरीके से। और कमियां चुनौतियां बताओगे तो कम बताओ, उन पॉइंटों से कम बतानी चाहिए। तो चुनौतियां और आगे की राह, समाधान आप उन चुनौतियों का बता दो, जो चुनौतियां आपने बताई उनका समाधान बता दो। तो ये लिखना आसान होता है दोनों पॉइंटों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और कंक्लूजन में आपने जो डाला था SDG 7 कृषि संकट समाधान रोजगार सृजन पर्यावरण, ये मैंने छोटा सा खाका पूरे क्वेश्चन का इस तरीके से तैयार किया है, क्योंकि लिखते टाइम हमको समय होता नहीं है सोचने का, सीधा सीधा लिखते चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक क्वेश्चन पे टाइम लग गया 16-17 मिनट, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अगर इतना लेंथी और इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से टैकल किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर।